नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। अभी तक की कौन सी है दिन भर की अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। दिल्ली में पोस्टिंग ट्रांसफर का अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश, विपक्षी दलों ने किया विरोध। गुजरात में अलकायदा का नेटवर्क फैलाने की कोशिश का पर्दाफाश, राजकोट से 3 कट्टरपंथी गिरफ्तार। और वडोदरा में फिर एक बार सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, आर्थिक दिक्कतों से परेशान परिवार ने उठाया आखिरी कदम। आखिरकार आज दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर लाया गया अध्यादेश संसद में पेश किया गया, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक है, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। 25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसे लेकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगा। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए एलजी को दे दी जाएगी। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को राजकोट से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने सभी के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। ये तीनों आतंकी पिछले 6 महीने से राजकोट के सोनी मार्केट में काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों के पास से गुजरात एटीएस ने एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों आतंकी पिछले 6 महीने से सोनी मार्केट में काम कर रहे थे। इन पर अलकायदा का प्रचार और अन्य मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगा है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीनों अलकायदा से कट्टरपंथी बने थे। आरोपी पिछले 6 महीने से सोनी बाजार में अलकायदा को फैला रहे थे। गिरफ्तार तीनों के पास से एटीएस ने एक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग सोनी बाजार में अन्य मुस्लिम कर्मचारियों को कट्टरपंथी बना रहे थे, जिन पर कानूनी कार्यवाही की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आर्थिक दिक्कतों से परेशान परिवार ने जिंदगी से किनारा कर लिया। वडोदरा के रावपुरा इलाके के काछियापोट के बाबाजीपुरा में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें सिक्योरिटी में काम करने वाले मुकेश पंचाल और उनके परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की हो, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है। सिक्योरिटी में काम करने वाले मुकेश पंचाल ने रेजर से गले के हिस्से में ब्लेड मारकर आत्महत्या की कोशिश की है। उनका इलाज एसएसजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि उनकी पत्नी नैना पंचाल को जहर देकर मार दिया गया है और बेटे मित्तुल पंचाल ने गले फांसी लगा ली है। इस दुखद घटना में मां और बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता का एसएसजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस विभाग को दी गई। घटना की जानकारी पाकर डीसीपी, एसीपी समेत के उच्च अधिकारी भी मौके पर जांच के लिए पहुंचे हैं। 6:30 के आसपास जैसा जब मेरी मम्मी पूजा करने गई थी ऊपर, तब आवाज़ आई थी कि बचाओ बचाओ करके। जब मेरी मम्मी वहाँ पर पहुँची तो वो जो मेन अंकल थे उन्होंने अपना गला कट कर लिया था, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहे थे। वहीं से सब पता चला और वो अंकल ने बोला कि ऊपर तो जो उनकी वाइफ और सन है वो डेथ हो चुके हैं। इस परिवार ने आर्थिक दिक्कतों से परेशान होकर सामूहिक खुदकुशी जैसा कदम उठाया हो, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन असली हकीकत पुलिस की पूछताछ के बाद ही सामने आएगी।
અહીં બનાવ બન્યો છે, અહીંયા કંઈક કોઈ સુસાઇડ થયું છે એવી વર્દી મળી એટલે અમે આવ્યા છે. અમે તો 8 વાગ્યા પછી એના પહેલાંનો બનાવ છે. विपक्षी दलों को समर्थन देने के बाद भी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर पहुंचे। वे सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने दगुड़सेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो एसपी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। इनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार बैठे नजर आए। शरद पवार का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को रास नहीं आ रहा। खासकर कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की आगामी बैठक से पहले शरद पवार का मोदी के साथ दिखना गलत संदेश देगा। विपक्ष का ये भी अंदेशा है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि विपक्ष बटा हुआ दिखे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक हैं। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा।
जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। मणिपुर मामले विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक संसद में बहस होगी। संसद के मानसून सत्र का आज 1 अगस्त को 9वां दिन है। मणिपुर मुद्दे विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सरकार ने बताया कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही पीएम इस पर जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद इंडिया के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन ने मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टागोर ने इस पर कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी इस इंडिया सिंड्रोम से बाहर आए और मणिपुर मुद्दे पर बात करे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में इंडिया एक के बाद एक राज्य जीतेगी और पीएम को दिखा देगी कि उनका घमंड इस देश के लोगों के आगे हार गया। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। कॉन्टैक्ट 9825000820 and 9824967802। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं, जिससे देश में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मंगलवार सुबह 4 बजे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जा पहुंचे। यहां उन्होंने सब्जियों और फलों के बढ़ते दाम को लेकर विक्रेताओं से बात की और उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान दुकानदार उन्हें घेरे हुए दिखाई दिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करने, कभी गैरेज में वाहन रिपेयर कराने, तो कभी किसानों के खेत में धान की बुआई करते राहुल गांधी को पूरे देश ने देखा है। वो लगातार अपनी दादी और पिता की तरह देशवासियों के दिल में बसते जा रहे हैं। आज अचानक राहुल गांधी को अपने बीच आया देखकर सब्जी मंडी के व्यापारी भी भौंचक्के रह गए। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में फिर एक बार गणपति प्रतिमाओं की ऊंचाई पर दिए गए पुलिस के दिशा निर्देश से प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों के माथे पर चिंता के बाल पड़ गए हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से गणेशोत्सव वडोदरा की अनोखी पहचान रही है। यहाँ हर वर्ष गणेशोत्सव भक्ति भाव और धूमधाम से मनाया जाता है। कई महीनों पहले ही गणेश मंडल प्रतिमा बनाने के ऑर्डर दे देते हैं और प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। गणेशोत्सव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में वडोदरा पुलिस विभाग द्वारा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर दिए गए दिशा निर्देश से गणेश मंडलों और प्रतिमा बनाने वाले कलाकार चिंता में पड़ गए हैं। वडोदरा पुलिस द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार 19 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव में प्रतिमाओं की ऊंचाई, आगमन यात्रा और विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गणपति की मिट्टी की प्रतिमा बैठक समेत 9 फीट से ज्यादा ऊंची बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर प्रतिमा पीओपी और फाइबर की है तो वो सिर्फ 5 फीट की रखी जा सकेगी। पुलिस द्वारा गणेश मंडलों और मूर्तिकारों को 10 जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही गई है। ऐसे में पहले से ही प्रतिमा बनाने की तैयारी कर चुके कलाकार और गणेश मंडल कश्मकश में पड़ गए हैं। जिस प्रकार से परिपत्र बाहर निकालने में आया है पुलिस की ओर से उससे ज़्यादा मूर्ति नहीं दिखानी चाहिए, तो क्या कहेंगे, कितना नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान तो होगा क्योंकि कम से कम हम तीसरे महीने या चौथे महीने में ऑर्डर फाइनल कर देते हैं। और दूसरी बात कि फिर यहाँ जो भी हमारे यहाँ बड़े मंडल की मूर्तियाँ होती है, तो बड़े मंडल की मूर्तियाँ होती है, उस हिसाब से तैयारी भी बहुत पहले से करनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम अभी कुछ आया नहीं था और अभी ये शॉर्ट टाइम में अभी आया है, तो उसके लिए हमें तैयारी भी इतनी है। लेकिन अभी हम बिल्कुल बंद कर देंगे काम करना, फिर अगर ऐसा होगा तो उसके लिए मंडल आगे चल के जो भी निर्णय लेगा वो सही है। अभी तक कितने ऑर्डर आपके पास बड़ी मूर्ति के आए हैं? बड़ी मूर्ति के 12-15 मूर्तियाँ हैं बड़ी, और बाकी के छोटी है 5 फीट की है। कितने फीट की जो मूर्तियाँ है? 18 फीट, 19 फीट, 22 फीट जितनी। कई परिवारों की साल भर की रोजी रोटी गणेश प्रतिमा बनाने पर निर्भर होती है। गणेश प्रतिमा बनाने के लिए दूर दूर से कारीगरों को बुलाया जाता है और ऐसे में ऐन मौके पर दिए गए गाइडलाइन से आयोजकों और कारीगरों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह को भी मामले से अवगत करवाया गया और उन्होंने बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन भी दिया है। ये जो परिपत्र आप पढ़ोगे तो सबके लिए नुकसान करता ही है, चाहे वो मंडल हो या मूर्तिकार हो। हमारी रजूआत और मंडलों की रजूआत कई बार हो चुकी है। ये कोई समस्या कॉमन नहीं, मतलब अभी नहीं खड़ी हुई है, तो इसका निराकरण भी बहुत ही जल्दी निकलना चाहिए। और हमने बड़े बड़े मंडल वालों को बोल दिया है कि ये समस्या खड़ी हुई है। देखिए, एक एग्जांपल दूँ तो प्रताप मरगा की पोल, जय ठाकुर को भी हमने बोला, कल ही बोल दिया कि इस तरीका परिपत्र आया है, हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो कायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे, तो हम कायदे में रहना चाहते हैं। लेकिन ये उसके बारे में कुछ बोलना
अभी सही नहीं है कि जिस तरह से जो रजूआत हुई है परिपत्र की, ये गलत टाइम है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कल जो रजूआत हो चुकी है विजय भाई शाह के साथ मंडलों वाले की, ये जय भाई ठाकुर ने भी रजूआत की है, तो उसमें उन्होंने बाहेधरी दी है कि भाई हम सुखद समाधान निकालेंगे। तो हम यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि ये धार्मिक परंपरा है, धर्म का भी रक्षा हो, लोगों की समस्या भी ना हो, गंदगी भी ना हो, और हर एक का समाधान निकले और परमानेंट निकले। इस तरह से भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना खड़ी हो, ऐसा हम चाहते हैं। कम से कम जनवरी से शुरुआत हो चुकी है। जैसे बड़ी मूर्तियाँ 15-20 होती है, बराबर है, 25-30 नंग, वो जैसे देखो 9 फुट के ऊपर तो 30-40 नंग निकल जाती है। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में अब सुरक्षा की व्यवस्था विजिलेंस के बजाय अन्य सिक्योरिटी एजेंसी को दी गई है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें हमेशा विवादों में रहती विजिलेंस को हटाकर नई एजेंसी को सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन बहुचर्चित अस्थायी कर्मचारियों और छात्र संघ के चुनाव मुद्दे बैठक में कोई चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडाની સિન્ડિકેટની આજે મીટિંગ હતી અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ 0 અવર્સની અંદર થઈ અને પછી જે એના 23 એજન્ડા હતા એ લેવાયા। તદુપરાંત જે ટેબલ એજન્ડાઝ હતા એની ઉપર પણ ચર્ચા થઈ। મુખ્યત્વે એજન્ડા જે હતા એની અંદર પરચેસ કમિટીને જે ખરીદવાની ડિટેલ્સ હતી એ બધાને અપ્રુવલ મળી। ફાઇનાન્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કમિટીના જે પ્રપોઝલ હતા એને અપ્રુવલ મળી। બિલ્ડિંગ કમિટીની અંદર જે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા હતી અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ હતા એ બધાને અપ્રુવલ મળી। તદુપરાંત જે કંઈ પણ નવા NEPના સંદર્ભની અંદર ગવર્મેન્ટનો જે GR આવ્યો છે, જે સ્ટ્રક્ચર આવ્યું છે, જેની અંદર 22 ક્રેડિટનું સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે થઈ અને ક્રેડિટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી સેમિસ્ટર 1, 2, 3, 4 અથવા હાયર સેમિસ્ટર્સની અંદર લાગુ કરવા માટેનું એને એડોપ્ટ કરવામાં આવ્યું અને એની SOPs જે હતી એ એડોપ્ટ કરવામાં આવ્યું। વિજિલન્સ અને સિક્યોરિટી એનું નવું ટેન્ડર થઈ ગયું અને એની અંદર નવા કરાર થઈ અને નવો કોન્ટ્રાક્ટ હવે એનાયત કરવામાં આવશે। કેમ્પસની અંદર હવે આ વર્ષથી એટલે કે એકેડેમિક યર 2023-24થી નવી 2 એજન્સી જે છે એ સમગ્ર સ્કેટર્ડ કેમ્પસ 7 સ્કેટર્ડ કેમ્પસની અંદર હવે વિજિલન્સ અને સિક્યોરિટીનું કાર્યભાર સંભાળશે। ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીની અંદર જે વર્કલોડ કેલ્ક્યુલેશન હતો તેનો ડિરેક્ટરેટ ઓફ ટેકનિકલ એડ્યુકેશનની અંદરથી જે GR આવ્યો હતો એડોપ્ટ કરવામાં આવ્યો અને જે જૂના મેટર્સ અધ્યાપકોના ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના હતા તે રિઝોલ્વ કર્યું, તેની ચર્ચા કરવામાં આવી। હાલ તો ચૂંટણી રિલેટેડ કોઈ ચર્ચાઓ થઈ નથી। गुजरात में लगातार दलितों की हत्या हो रही है, जिस पर कांग्रेस के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने आवाज उठाई है। कुछ दिनों पहले सावरकुंडला के एक युवक ने अपना वीडियो वायरल कर खुद की हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। हूँ अरविंद परमार, गाम बगोया, तालुका सावरकुंडला, जिल्लो अमरेली। मैं SP સાહેબે વાત કરેલી છે કે મારું મર્ડર થાય એમ છે શૂટની પછી શૂટની પહેલાં, બરાબર, ને રેકોર્ડિંગ ઓડિયા બધા મારી પાસે છે ને કોઈ પોલીસ સ્ટાફ મને પકડે તો આ રેકોર્ડિંગ ઓડિયા કોઈ ડિલીટ મારે નહીં મારા મોબાઈલની અંદરથી। તો અત્યારે તો નનકુભાઈ દરબાર જે સરસા કરે છે, નનકુભાઈ પોલા બાપુ સાંધુ, પછી હર કોઈ ગિનતીમાં બીજા તે વ્યક્તિ છે, બધાને મેં અરજી આપેલી છે બધાની, ને 8 જિલ્લામાં 8 જિલ્લાની અંદર મેં અરજી આપેલી છે કે એની ટપાલો મારી ઘરે આવેલી છે, એની ટપાલોના ફોટા મારી પાસે છે ને બધું કમ્પ્લીટ છે મારી પાસે। ને કોઈ પણ પહેલાં કોઈ પણ મારું મર્ડર કરે ને કોઈ પણ થાય તો પહેલાં નનકુભાઈને પકડવાના। युवक ने अमरेली के SP से भी बात की थी और 2 दिनों में उनकी हत्या हो जाने का डर जाहिर किया था। हेलो SP साहब। हाँ जी। હવે મારો બગોયા મર્ડર થાય એમ છે। તમે તમારા પરિચય આપી શકો? અરવિંદ પરમાર। ક્યાંથી બોલો છો? બગોયાથી। તો અહીંયા આવી જાઓ, મર્ડર થાય છે તો SP ઓફિસ આવી જાઓ। नो लेकिन पुलिस सहायता नहीं मिलने पर युवक का खून कर दिया गया है। पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोप कांग्रेस के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने पुलिस विभाग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। बाइट। गुजरात में दलित हत्याकांड के लिए भाजपा की सरकार ने छूट दे रखी हो, इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ है।
कम से कम 6 से 7 ऐसी वारदातें मेरी नोटिस पर आई है जहां दलित समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग कलेक्टर को, एसपी को, होम मिनिस्टर को सामने से कहते हैं कि हमारी जान पर खतरा है, जानलेवा हमला होगा, हमारा मर्डर होगा। बावजूद उसके पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और उन 7 वारदातों में शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते गुजरात के सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले में आलजीभाई और मनोज परमार नाम के दलित समाज के 2 युवक अपनी मालिकी की जमीन में किसानी करने जा रहे थे। तब उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा कि कुछ गुंडे हमारी जमीन गैरकानूनी तौर पर हथियाना चाहते हैं, हमारी जान पे खतरा है, प्लीज हमें प्रोटेक्शन दीजिए। कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया, सामने वाले के खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन भी नहीं लिया। आखिरकार दोनों की हत्या हो गई। और अभी जो मुद्दा था वो ये था कि सौराष्ट्र के ही अमरेली जिले के सावरकुंडला तहसील के बोइला नाम के गांव में 29 साल का 30 साल का अरविंद परमार एसपी के साथ बात करता है कि 2 दिन में मेरा मर्डर होने वाला है, प्लीज मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, प्लीज कुछ कार्रवाई करिए। एसपी उसको ये कहता है 100 नंबर पे फोन करो, थाने पे जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो जब अपने मोहल्ले से, अपने घर से निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जानलेवा सचमुच हमला होने वाला था। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, आखिरकार उसकी हत्या हो गई। और हद तो ये है, ये हत्या के बाद उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन कोई पीएम नहीं करवाया। मतलब कि कहीं ना कहीं एसपी और लोकल पुलिस उस पूरे मामले को रफा दफा करने में शामिल है। और इसीलिए मांग करते हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट की सेक्शन 4 के तहत अमरेली जिले के एसपी के खिलाफ ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, न केवल सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और गुजरात में ऐसे जितने भी वारदातें हुई है उन सब में एसपी और कलेक्टर के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर दलित आपको कहते हैं कि उनके ऊपर हमला होगा और फिर भी आप उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। गुजरात के वडोदरा शहर में संस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित माय एप्पल स्कूल में छात्र प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर इंस्टॉलेशन समारोह मनाया गया। वडोदरा में पिछले 16 साल से संस्कार फाउंडेशन द्वारा संचालित माय एप्पल स्कूल छात्रों में नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए हर साल तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन करती है। इसी के तहत एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव कराए गए, जिसमें हेड बॉय, हेड गर्ल और 4 हाउस के लीडर की नियुक्ति की गई। स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर इन छात्र प्रतिनिधियों की इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला निशा कुमारी ने छात्र प्रतिनिधियों को बैच पहनाकर उनकी जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर छात्रों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलवाई गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, माय एप्पल संस्कार फाउंडेशन स्कूल ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा इतना सम्मान किया और बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि स्कूल में सब लोग उनका साथ दे रहे हैं और जो सर हैं, मैम हैं, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ नहीं, खेलकूद और एक्स्ट्रा जो आर्ट्स वर्क है उन सब में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। तो उन लोगों को कहीं पे भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए। और आज उन सब में जो लीडरशिप की क्वालिटी का एक पहला स्टेप उन लोगों में डाला गया है, वो लोगों को दिया गया है मौका कि वो लोग आगे बढ़ सके, तो उन्हें पूरी मेहनत के साथ उस जो मौका मिला है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कार्यक्रम में माय एप्पल स्कूल के डायरेक्टर किराट वैष्णव, प्रिंसिपल स्तुति वैष्णव, ट्रस्टी और शिक्षकों की उपस्थिति रही। आज 1 अगस्त 2023 के दिन माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन ने 16 वर्ष कंप्लीट करके 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस मौके पर हर साल की तरह आज हमने स्टूडेंट्स का जो एक कमिटी होती है, जिसमें प्रीफेक्ट्स, हाउस कैप्टन्स, हेड बॉय, हेड गर्ल, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा और एक सीख होती है, उसका एक शपथ विधि का कार्यक्रम रखा है। इस शपथ विधि के कार्यक्रम के अवसर पर माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली महिला जो वडोदरा से है, जिसका नाम है निशा कुमारी जी, वो इस फंक्शन में हमारा साथ देने और बच्चों के लिए प्रेरणा रूप बन के आई है। आज हमें माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की एक टीम के नाते एक बात कहने का गौरव होता है कि लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में भी 100% रिजल्ट के साथ एकेडमिक्स के अलावा ऐसी प्रवृत्तियाँ जिसमें बच्चों की एक डेवलपमेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रेरणा मिलती है, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए हमने स्काउट्स एंड गाइड्स, बैंड और अन्य कई सारी चीज़ों का आयोजन हर सैटरडे को हम करते आए हैं। उस बात को आज हमने सेलिब्रेट किया है और 1 अगस्त 2023 के दिन फाउंडेशन डे स्कूल का है, उसको हमने सेलिब्रेट किया है।
मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में आने वाली महिलाएं अपने छोटे बच्चों को निसंकोच स्तनपान करा सके, ऐसी एक विशेष व्यवस्था अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। हर साल अगस्त महीने के पहले सप्ताह को पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत स्तनपान संबंधित विषयों पर जागरूकता फैलाई जाती है और माताओं को स्तनपान की प्रेरणा दी जाती है। विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में वडोदरा की एसएसजी हॉस्पिटल में स्तनपान केंद्र खोला गया है, जहां छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये में डायपर प्राप्त करने का मशीन लगाया गया है। यहां इको मिनी हाउस तैयार किया गया है, जहां माता निसंकोच अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती है। ये जो वीक है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है और इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता कि जब हम एक फीडिंग यूनिट का उद्घाटन करें। कोई भी अभी न्यूक्लियर फैमिली के युग में और स्पेशली सीसीटीवी कैमरास जहाँ हर जगह होते हैं, वैसे संजोग में एक स्त्री के लिए अपने छोटे से बालक को लेकर घूमना एक बहुत ही मुश्किल की सिचुएशन हो जाती है और उसी की वजह से शायद कुछ स्त्री निकलती नहीं है घर से बाहर या अवॉइड करती है कि मेरे बालक को फीड करना है, अब बेटर है मैं घर पे ही रहूँ। उससे वो डिप्रेशन में जाते हैं या कभी कभी ऐसा भी सोच लेते कि यार बालक अभी नहीं करना, बाद में प्लान करते हैं। तो ये सब सिचुएशन, मैं खुद एक माता हूँ, मेरी 3.5 साल की एक बच्ची है, मैं खुद ये सिचुएशन को फेस कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो आउटडोर स्पेस में हो, स्पेशली क्योंकि हम अंदर जब रखते हैं तब वो वायरसेस उसके लगने के चांसेस रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर आप अंदर की जगह पे कहीं देते हो तो कोई ना कोई आता रहता है तो बालक उससे एक्सपोज होता है, बट जब हाँ ऐसे ओपन स्पेस में हम देते हैं तो फ्रेश लाइट वेंटिलेशन उसको मिलता है, विच इज़ वेरी हाइजेनिक। वही हमारी पहल है कि इसको एक इको फ्रेंडली यूनिट बनाए जहाँ पे एक स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर अ गुड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और इसके अंदर पानी पीने की सुविधा, डायपर चेंजिंग, वेंडिंग मशीन, स्टेशन और बैठ के क्रैडल्स, सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक कोई भी माता अपने नवजात बालक या बच्चे के साथ यहाँ पे आ सकती है। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा और ये सब के लिए, सब माताओं का खुद की ये जगह है। सो आपके खुद की जगह के लिए आप प्लीज़ वहाँ आइए। इस मौके पर वडोदरा कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, एसएसजी के सुपरिटेन्डेंट डॉक्टर रंजन अय्यर समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज एसएसजी હોસ્પિટલની અંદર એક સ્તનપાન સેન્ટરનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે। અહીંયા દવાખાનામાં આવતી આપણી માતાઓને જે બાળકોને સ્તનપાન કરવા માટે કોઈ તકલીફ ના પડે એના માટે આ રીતનું એક સ્તનપાનનું સરસ સેન્ટર ખોલવામાં આવ્યું છે, જેમાં નાનું ગોળિયું છે, પંખાની વ્યવસ્થા હોય, શાંતિથી માતા પોતાના બાળકને સ્તનપાન કરાવી શકે એના માટેનું આ એક સેન્ટર આજે ખોલવામાં આવ્યું છે। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर में हनुमान मंदिर का अपना ही एक अलग महत्व है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से भी जाने जाते इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। हमारे भारत देश में बजरंगबली के कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक है गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि पूरे भक्ति भाव से पूजा करने पर भगवान सभी कष्टों का नाश कर देते हैं। इस हनुमान मंदिर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के चरणों में शनिदेव स्त्री रूप में विराजमान है। इस कष्टभंजन हनुमान मंदिर में श्रद्धालु रोते हुए आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ महाराजाधिराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज हो जाता है, फिर चाहे बात बुरी नजर की हो या शनि के प्रकोप से मुक्ति की। भगवान का क्षीर सागर होता है नहीं, ऐसे विष्णु के बामे धाम में आए हम। कष्टभंजन जैसा हमको यहाँ घूमे हैं, दर्शन किया है पोरबंदर द्वारका, पर ऐसा नहीं भगवान का दर्शन ही किया जाने लोक में आए। हनुमान जी का लोक है, कष्टभंजन लोक है। वो बरसों से आते हैं तो उपमा बढ़ रही है, ऐसी बढ़ रही है। पहले कुछ जूना था, अब अलग हो गया सर। हमें जाने का भी मन नहीं करता है, जाने का, पर मुझसे बुलाते हैं, जाने को मन नहीं करता है। ऐसा हमको, हे भगवान सबको बुलाए, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला एक ही है। करीबन मेरे को 10-12 साल हो गए इधर आने में और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और इसका कष्टभंजन देव का श्रद्धा बहुत है।
सारंगपुर में स्थित इस कष्टभंजन हनुमान मंदिर को किंग ऑफ सारंगपुर भी कहा जाता है। यहाँ हाल ही में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। 11 करोड़ की लागत से बनी इस मूर्ति को 1 साल में तैयार किया गया है। मूर्ति इतने विशाल है कि 7 किलोमीटर दूर से ही इसके दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही इसका वजन 30,000 किलो है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव ने खुद हनुमान जी को वचन दिया था कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर शनिदेव भी कृपा करेंगे। इस मंदिर में हनुमान जी के सामने शीश नवाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है दूर दूर से लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं। जाम खंभाड़ियाથી આવ્યા છે દર્શન ને બધું સવારે આરતી કરી બહુ મજા આવી અને આ બધી સગવડ બહુ સારી છે। सारंगपुर में कष्टभंजन हनुमान मंदिर के अलावा यहाँ के भोजनालय का भी काफी महत्व है। सारंगपुर में प्रसाद की उत्तम व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। यहाँ हर शनिवार को 25,000 से ज्यादा भक्त आते हैं। यहाँ की भोजनशाला भी काफी आधुनिक है। यहाँ पर एक साथ 1,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और हलवा भक्तों को परोसा जाता है। 7 बीघा जमीन में ये भोजनालय फैला हुआ है जो 55 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। 3,25,000 स्क्वायर फीट में भोजनालय का कंस्ट्रक्शन किया गया है। भोजनालय 255 कॉलम पर खड़ा किया गया है। इंडियन रोमन शैली वाला भोजनालय का एलिवेशन है। भोजनालय का आर्किटेक्ट प्रकाश गज्जर और स्ट्रक्चर राजेश पटेल ने डिजाइन किया है। शास्त्री हरिप्रकाश स्वामी और कोठारी विवेक सागर स्वामी की प्रेरणा से भोजनालय का निर्माण हुआ है। करीबन 15 साल से मैं यहाँ कष्टभंजन देव सारंगपुर आता हूँ। मैं विरमगाम तहसील से आता हूँ। यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है बहुत ही अद्भुत है। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। यहाँ पर સાળંગપુર આ હનુમાનજી મંદિરે આપણે મોટું ભોજનાલય છે। ત્યાં રોજનું એટલે શનિવાર હોય ત્યારે 20,000 થી 25,000 માણસો જમતું હોય છે। આડા દિવસે 8,000 થી 10,000 જમતું હોય। રોજનું ચાલુ જ હોય છે બંને ટાઈમ। બહુ શ્રદ્ધા જે બહારથી આવ્યા હોય બધા રડતા આવતા હોય ને હસતા જાય એટલી બધી શ્રદ્ધા હોય છે દાદા ઉપર। गुजरात के वडोदरा में खुद सरकार और कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए आवासों को खाली कराने के नोटिस दिए जाने का विरोध किया जा रहा है। गुजरात सरकार और वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा वडोदरा के कई इलाकों में सरकारी आवास बनाए गए हैं जो खस्ता हाल हो गए हैं। उन्हीं में से एक जीवन नगर भी है। यहाँ के लोगों को कॉरपोरेशन द्वारा घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं जिसका कलेक्टर को आवेदन देकर विरोध किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर कचेरी खातेથી જે म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब છે તેઓ દ્વારા તમામ જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગીય લોકોને અત્યારે નોટિસ આપી અને લાઇટ પાણી ડ્રેનેજની કાપવાની જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તો અમારી ખાસ કરીને માંગણી એક જ છે કે આ લોકોને તાત્કાલિક ધોરણે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવે કારણ કે આ લોકો ઘર વિહોણા બન્યા છે। બીજી બાબત એ છે કે જે તમે જોઈ શકો છો કે જે નર્મદા ભવન છે, કુબેર ભવન છે, म्युनिसिपल कमिश्नर કચેરી છે, આવી તમામ જગ્યા ઉપર જે કહેવાય છે કે તમે જર્જરિત જોવા મળશે। સરકારી સ્કૂલો પણ જર્જરિત છે, હોસ્પિટલો બી જર્જરિત છે। તો આમને નોટિસ કેમ નહીં? તો એમના પણ લાઇટ પાણી ડ્રેનેજ કાપવામાં આવે અને આ લોકોને તાત્કાલિક ધોરણે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ સાથે આજે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે। સાથે જે 15 દિવસની અંદર જો અમને જવાબ નહીં મળે તો આવનારા દિવસોમાં અમે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોलन કરીશું અને અમારો પત્ર વડાપ્રધાન સુધી પહોંચે તેવી વિનંતી સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर की देवपुष्प चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1 अगस्त को मनाए जाते विश्व स्तनपान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्तनपान कराना बच्चे और मां दोनों के लिए फायदेमंद होता है और इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को पूरे विश्व में 1 अगस्त के दिन बढ़ावा दिया जाता है। इसी के तहत वडोदरा के मांजलपुर की देवपुष्प हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ और माताओं को स्तनपान दिवस का महत्व समझाया गया। आज के टाइम पे जो मदर की लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत वर्किंग में जो होती है, जो बेबी के लिए केयर नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं। जो न्यूली मदर है तो उनको हम कैसे गाइड कर सकते हैं, इस बारे में हमने जानकारी ली। आजकल की महिलाएं जो वर्किंग हो गई है तो वर्किंग लाइफस्टाइल में क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान नहीं करवाते। दूसरे सारे मार्केट में ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए तो मदर्स के लिए इजी हो गया है। लेकिन अभी हमें ये समझना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए ये ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा ये महिलाओं के लिए, माँओं के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उससे जो होता है कि आजकल के टाइम में हमने पाया है कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर
कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उन सब के प्रतिशत जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी एकमात्र कंट्री है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है वो बाकी सारे देशों से कुछ तकरीबन कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुराने लोगों जो है वो आज भी ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर जो है ज़्यादा मतलब जोर लगाते हैं और दे जाते हैं, लेकिन जो न्यू लाइफस्टाइल आ रही है, न्यू वर्किंग वुमेन्स जो है वो उस पर से थोड़ा ध्यान कम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बिजी लाइफ शेड्यूल हो गए कि सबको उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे का भी IQ लेवल जो है, बच्चे का भी फ़ायदा हो, उसे कम से कम हॉस्पिटल में जाना पड़े, बीमारियाँ काफ़ी सारी रोक दी जा सकती है और मदर्स को भी साथ साथ में फ़ायदा हो सकता है कि जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, वो कम हो सकता है, मदर का वेट लॉस और ये सब भी चीज़ों में फ़ायदे कर। इस मौके पर क्विज और चित्र जैसी अलग अलग प्रतियोगिताओं के आयोजन और वीडियो प्रेजेंटेशन से स्तनपान के महत्व का बयान किया गया। हमारा सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि सभी माताओं को पता चले कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो उसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो लिंक बोलते हैं वो कौन है, तो वो नर्सिंग स्टाफ रहता है। जैसे बच्चा बॉर्न होता है, कुछ भी होता है, मदर को सबसे पहला नर्सिंग स्टाफ अटेंड करते हैं। अगर नर्सिंग स्टाफ को ही नॉलेज नहीं होगा तो वो बाकी सब मदर को कैसे नॉलेज दे पाएंगे। इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में जू क्यूरेटर को हिप्पो के हमले से बचाने खुद की जिंदगी खतरे में डाल देने वाले सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी को कॉरपोरेशन द्वारा नौकरी दी गई है। वडोदरा के प्राणी संग्रहालय में प्राणियों के रूटीन चेकअप के दौरान हिप्पोपोटेमस ने जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर पर हमला कर दिया था। उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रोहिदास इथापे बीच में आ गए थे। गंभीर रूप से घायल रोहिदास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रोहिदास के परिवार को सहायता देने के आशय से उनकी पत्नी को कॉरपोरेशन में स्थायी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस मौके पर मेयर नीलेश राठौड़ और डिप्टी मेयर नंदा जोशी उपस्थित रहे। पैसे दिया बच्चे के लिए करना ही पड़ता है, वो होते तो सब संभाल जाते थे, वो नहीं तो हमें भी करना पड़ता है ना। जान बचाने के लिए गए पर खुद ऐसा हुआ, उसको भी पता नहीं था वो होने वाला है, पर हो गया। जो कमाटी बाग जू के अंदर हिप्पोपोटेमस द्वारा जो हमारे जो क्रिएटर है उन पे आकस्मिक हमला किया था। उस हमले में वहाँ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर गार्ड में जो तैनात थे रोहित दास इथापे, उन्होंने उनकी जान की परवाह किए बिना उस हमले में जो हमारे जू क्रिएटर है उनको बचाने में वो अंदर कूद पड़े। इसकी वजह से उनके ऊपर भी गंभीर हमला हुआ। उस हमले में उनको भी गंभीर चोट आई, उसकी वजह से उनको एडमिट किया हुआ था। थोड़े दिन के बाद उनकी आकस्मिक मौत हो गई और उनकी मौत होने के कारण उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत को प्रोत्साहन देने के लिए उनके परिवार में से उनकी धर्मपत्नी जी को यहाँ कॉर्पोरेशन में उनको जॉब दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस विभाग की ढीली कार्यवाही के चलते चोर बेफाम होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वडोदरा के अकोटा में गाय सर्कल निकट वृंद कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की दुकानों और ऑफिसों में बीती रात चोरों ने हाथ सफाया किया। यहाँ 9 जितनी दुकानों के शटर तोड़े गए हैं, वहीं 4 ऑफिस के भी ताले तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ 5000 रुपए जितनी नकद की चोरी की गई। ये चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हुआ है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची गोत्री पुलिस ने जांच शुरू की है। सवारे अमे 7:30 पौना 8 वागे आव्या तो शटरનું તાળું તૂટેલું હતું અને વચ્ચેથી આખું ખુલેલું જ હતું, એટલે અમે ખોલીને અંદર ચેક કર્યું તો બધો સામાન આમ તેમ પડેલો હતો, પણ કશું ગાયબ થયું નથી। 9 દુકાન તૂટી છે, શટર 9 તૂટ્યા છે અને 4 ઓફિસ છે। गुजरात राज्य एसटी विभाग द्वारा एसटी बस के किरायों में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे यात्रियों में नाराजगी का माहौल है। गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम द्वारा पिछले 10 साल से एसटी बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब अचानक किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब वडोदरा से राजकोट जाने के लिए 182 की जगह 237, सूरत जाने के लिए 128 के बजाय 156, गोधरा जाने के लिए 81 के बदले 101 रुपये, दाहोद जाने के लिए 119 के बजाय 147 चुकाने होंगे।
एसटी बस का इस्तेमाल ज़्यादातर गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग के लोग ही करते हैं। ऐसे में किराए में बढ़ोतरी का यात्री विरोध कर रहे हैं। रोजे अपडाउन करूँ छूँ, पहला 14 रुपया था भाड़ूना, हवे वधी गया है, हवे 19 થઈ ગયા છે। અમે હાલોટી વડોદરા આવીએ છીએ એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા। પહેલાં 43 રૂપિયા હતા, હવે 54 રૂપિયા થઈ ગયા છે। ત્યાંથી આવવા જવામાં બહુ તકલીફ પડે છે। અમે રાજકોટથી પાવાગઢ આવીએ છીએ પૂનમ ભરવા માટે, અને આજ પહેલી તારીખથી જે બસ એસટીનો બસ ભાડાનો વધારો છે એ અત્યારે એક ટિકિટે 40 રૂપિયા છે, એટલે મેક્સિમમ લગભગ 30% જેવો વધારો છે, અને સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગ માટે આ કોસ્ટલી છે। તો ખરેખર ગવર્મેન્ટે આ માટે વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ સામાન્ય જે વર્ગ છે એને આ બોજો तो बहुत मोटो कहेवाय। गुजरात के वडोदरा शहर में लोकमान्य तिलक की संवत्सरी के मौके पर आनंदपुरा निकट उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। देश भर में आज लोकमान्य तिलक की संवत्सरी मनाई जा रही है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक चित्पावक नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा का नारा देकर नौजवानों में नया जोश भरने वाले बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। वह अंग्रेजों के शासन को अभिशाप समझते थे तथा उसे उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी मार्ग को गलत नहीं मानते थे। उन्होंने जन जागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। आज उनकी संवत्सरी पर उनके योगदान को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा याद किया गया। उनमें 2 गुण थे, आत्मविश्वास और निर्भीकपना। उन्होंने ये तय किया था कि उसकी सिंह गर्जना से ब्रिटिश लोग और अंग्रेज लोगों में एक भय था कि ये व्यक्ति से भय था, वो व्यक्तिमत्व यानी लोकमान्य तिलक है। उन्होंने केसरी और मराठा ये 2 वृत्तपत्र शुरू किया। उन्होंने एक जगह पर समाज इकट्ठा होकर समाज की वृद्धिंगत था, समाज वृद्धिंगत हो ये उद्देश्य थी। उनको सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव जैसे उत्सव शुरू किए और 1 अगस्त को उनकी संवत्सरी है, उनका निधन हुआ। आज ऐसे थोर देशभक्त लोकमान्य तिलक को शत शत नमन। उनके लिए मैं एक ही कहूँगी, जहाल विचार सरणी होती, लेखणी तलवार होती, प्रखर त्यांच्या विचारांशी ब्रिटिश सत्ता हादरली होती, ब्रिटिश सत्ता हादरली होती। ऐसा देशभक्त लोकमान्य तिलक को शत शत कोटि कोटि वंदन। बाल गंगाधरराव तिलक आज़ादी पहला एमनी देवलोक पामेला, तेम छતાં बाल गंगाधरराव तिलकने केम याद करे छे लोको, शाना माटे याद करे छे? એ પહેલો વ્યક્તિ હતો દેશની આઝાદીની અંદર જે ભણી ગણીને દેશની આઝાદીમાં આવ્યો। આમ જેને મહારાષ્ટ્રની અંદર स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूँगा એ પ્રતિજ્ઞા સાથે આગળ વધ્યા। એમને અંગ્રેજોને ટેક્સ નહીં આપવાની જે મહારાષ્ટ્રમાં મુહિમ ચલાવી અને એમને જે કારાવાસ થયો અને છૂટીને આવ્યા ત્યારે લોકોએ કીધું આ લોકમાન્ય છે એટલે લોકમાન્ય તિલક થયા। એક સાર્વજનિક ગણપતિની સ્થાપના કરી જેથી લોકો ભેગા થાય, આઝાદીની લડાઈ કઈ રીતે લડવી છે તેના માટે એકબીજાના વિચારો આપલે કરે અને એ લડાઈ સાથે એ આગળ વધે। એમની એક ચિનગારી वो 16 बनी और लोगों आज़ादी लड़त तरफ जोड़ाया। ये ज मोटी क्रांति थी लोकमान्य तिलकनी। અને આજે પણ એ ગણપતિ ઉત્સવ જોડવા માટે છે, તોડવા માટે નથી। કે લોકમાન્ય તિલકની વિચારધારાથી જો ગણપતિ બરાબર મનાવવામાં આવે એ વિચારધારાથી દેશનું ઉત્થાન થશે અને એ જ એમનો સંદેશ છે। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इन दिनों वडोदरा खड़ोदरा में तब्दील हो गया है। हर साल मॉनसून में वडोदरा की जो हालत होती है कुछ ऐसी ही इस बार भी है। जगह जगह गड्ढे और उन गड्ढों में भरा हुआ पानी, यही है वडोदरा शहर की स्मार्ट सड़कों की पहचान। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में गंगोत्री अपार्टमेंट निकट की सड़क कुछ इसी हाल में है। यहाँ श्रद्धा सोसाइटी, श्री सोसाइटी, विजय सोसाइटी जैसी कई सोसाइटीज़ हैं। यहाँ धार्मिक स्थल भी है, लेकिन यहाँ की सड़क रोलर कोस्टर जैसी बन गई है। पिछले 8 महीने से यहाँ सड़क बनाने की कार्यवाही को मंजूर कर दिया गया है, लेकिन कार्यवाही को अंजाम नहीं दिए जाने से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों और राहदारियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, लेकिन इन परेशानियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
इस मामले स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यहां ड्रेनेज की कार्यवाही पूरी होने के बाद सड़क निर्माण किया जाएगा। गंगोत्री एपार्टमेंट पास आवेल आ जे भाग छे एमां घणा वखतथी मिश्रित पानी आववानी फरियादो, ड्रेनेजनी समस्याओं, जूनो सिटी विस्तार होवाने लई त्यां नाना मोटा रिपेरिंग चालता छे अने ए रिपेरिंग बाद जे रस्तो एमां पेच करवानुं होय अथवा एने क्योरिंग करवानी वात छे એ હાલ કાર્યરત છે અને તુરંત આ જગ્યાનો જે પોર્શન છે રાહદારીઓ અને અન્ય લોકોને એમાં જવા આવવાની જે સમસ્યા છે એનું સરળીકરણ થાય એવો અમારો ચોક્કસ પ્રયાસ છે। આ વિસ્તાર ગીચ વિસ્તાર છે, એમાં કામ કરતા થોડો સમય ગયો છે, પરંતુ ચોક્કસ એ નિરાકરણના દિશામાં છે। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया में सरसाड़ गांव से गुजरती गुप्त नदी गोदावरी का पानी चर्म रोग के लिए श्रेष्ठ उपाय होने की मान्यता है। भरूच जिले की झगड़िया तहसील के लोग हजारों किलोमीटर दूर बहती गोदावरी नदी की पावनता का एहसास झगड़िया में ही कर रहे हैं। झगड़िया तहसील के सरसाड़ गांव में गोदावरी नदी का गुप्त प्रवाह है। इसके पानी से चर्म रोग का अक्सर इलाज होने की यहाँ मान्यता है। इसको लेकर दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। ये प्रवाह कैसे यहाँ पहुँचता है ये किसी को पता नहीं है। एक कथा के अनुसार राजा सिद्धराज जयसी को चर्म रोग हो गया, जिसके निवारण के लिए राजवैद्य ने उन्हें गोदावरी नदी में स्नान करने की राय दी, जिसके चलते राजा अपने काफिले के साथ नासिक जाने के लिए निकले। इस दौरान झगड़िया के सरसाड़ गांव के पास उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने गोदावरी को अंतःकरण से स्मरण किया और तभी वहां पर गोदावरी नदी के नीर का प्रवाह प्रारंभ हुआ। राजा ने उसमें स्नान कर अपनी चर्म रोग की बीमारी ठीक की। कहा जाता है कि गोदावरी में स्नान करने गई रानी के कुंडल सरसाड़ के प्रवाह में प्राप्त हुए थे। बाद में सिद्धराज जयसी ने यहाँ पर शिवजी का एक मंदिर बनवाया। इस प्रवाह में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। सरसाड़ गामनी अंदर गुप्त गोदावरी आवेलू छे। गुप्त गोदावरीनी कहानी एवी छे कि गुप्त गोदावरी नासिकनी अंदर जे गोदावरी नदी वहे छे ए गोदावरी नदीनुं पाणी गुप्त रीते अहींया वहे छे। पाटणना राजा सिद्धराज जयसिंहने कोढ़ थयो हतो અને બીજા ઘણા ચર્મ રોગ થયા હતા। કોઈ વૈદ્ય એને ઉપચાર બતાવ્યો કે તમે ગોદાવરી નદીની અંદર સ્નાન કરશો તો તમને આ રોગનું નિવારણ આવશે। પાટણના રાજા નાસિક જવા નીકળ્યા। સરસાળ મુકામે આવતા એમની તબિયત ઘણી ગંભીર થઈ અને એ પછી સરસાળ જ રોકાયા અને એમની સેના અને એમના વાઇફ નાસિક નદીની અંદર નાહવા ગયા। રાજાને રાત્રે માતાજીએ સપનું આપ્યું કે હું અહીંયા ગુપ્ત રીતે વહું છું, તું શ્રદ્ધાથી સ્નાન કરીશ તો તને ચર્મરોગ મટી જશે। સિદ્ધરાજ જયસિંહે અહીં ગાડી તપાસ કરાવી, પાણી નીકળતું હતું એટલે એમને આ પાણીથી સ્નાન કર્યું ને ચર્મરોગ ધીરે ધીરે મટતા ગયા। એટલે એમને શંકા થઈ કે ના આ ગોદાવરી નદી નથી। બીજા દિવસે ફરી એ સ્નાન કરવા ગયા તો જ્યાં એમના વાઇફ નાસિકની અંદર સ્નાન કરતા હતા ત્યાંનું કાનનું કુંડળ અહીંયા નીકળ્યું એટલે એમની શંકા દૂર થઈ ગઈ કે ના આ ગોદાવરી નદી જ છે। અને સિદ્ધરાજ જયસિંહે પોતાના નામથી સરસાળ શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મંદિરની સ્થાપના કરી છે। જે મંદિરે દર સોમવારે અને શ્રાવણ મહિનાની અંદર આજુબાજુના ગામમાંથી ભાવિ ભક્તો આવે છે અને આજે પણ જે કોઈને ચર્મરોગ હોય તે ગોદાવરી નદીના પાણીથી સ્નાન કરે તો એ ચર્મરોગનું निवारण थाय छे। सावन के महीने में शिवजी को रिझाकर मनोकामना पूरी करने के लिए लाखों भक्त गुजरात के सारंगपुर के पास कुंडलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन के दिनों में भगवान शिव की पूजा अर्चना का बेहद खास महत्व होता है। इस दिन पर भक्त भोलेनाथ की उपासना करते हैं। इस अवसर पर लाखों भक्त सारंगपुर के कुंडलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ भगवान के 108 शिवलिंग मौजूद है। हर एक शिवलिंग का अपना ही एक अलग महत्व है। भक्त 108 शिवलिंग पर 108 बार जल चढ़ाकर नमः शिवाय कहते हैं। कहा जाता है 108 बार भोले का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत के राज्यों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस बार अधिक सावन महीना और श्रावण महीना, ये दोनों महीने यहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका के पानेथा गांव के काकरिया तालाब में मगरमच्छ दिखाई पड़ने से गांव के लोग दहशत में आ गए थे, लेकिन अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पानेथा गांव के तालाब में कुछ दिनों पहले मगरमच्छ दिखाई पड़ा था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा था। गांव के तालाब में मगरमच्छ देखे जाने की जानकारी उमल्ला वन विभाग कार्यालय में दी गई थी।
फौरन वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया और मगरमच्छ पिंजरे में कैद भी हो गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। इस मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर फिर से नदी में छोड़ दिया जाएगा। गुजरात के पादरा जंबूसर हाईवे 4 लेन को अनुमति दे दिए जाने के बाद भी उसे नहीं बनाया गया है, जिस पर सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। पादरा जंबूसर हाईवे 4 लेन सड़क को कई वक्त से अनुमति मिल गई है, लेकिन सड़क बनाने की शुरुआत नहीं होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पादरा के पूर्व विधायक जसपाल सिंह पढ़ियार ने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1 महीने में 4 लेन सड़क का काम शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। खास કરીને छेल्ला 3-4 વર્ષથી સતત રજૂઆતના પગલે 2022 માર્ચ મહિનામાં આ રોડને મંજૂરી મળી હતી, એટલે કે 1.5 વર્ષ જેટલો સમય આ રોડને થઈ જવા પામ્યો છે। સાથે ગ્રામ્ય જે રસ્તાઓ છે એને પણ 1.5 વર્ષ જેટલો સમય મંજૂર થયો છે, હજુ પણ એની ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલે છે, નથી ચાલતી। આ રીતના પ્રકારના જવાબો અધિકારીઓ દ્વારા મળે છે। એટલે ખાસ કરીને આમ જોવા જઈએ તો 1.5 વર્ષ જેટલા સમયથી આ કામો મંજૂર થઈ ગયા છે, તેમ છતાં હજુ પણ જાન્યુઆરીથી લઈને અત્યાર સુધી કોઈ પણ રસ્તાનું કામ હજુ શરૂ કરવામાં આવ્યું નથી। એટલે 1 મહિનામાં આ કામોને ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો પાદરા તાલુકાની જનતાને સાથે રાખીને જે રીતના અગાઉ આંદોલન કર્યા હતા એ પ્રકારનું આંદોલન કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस विभाग की टीम द्वारा नारी वंदन उत्सव और महिला सुरक्षा दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। देश भर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ की गई क्रूरता पर पूरा देश शर्मसार हुआ है। इसी बीच वडोदरा शहर पुलिस की शी टीम ने एक खास रैली का आयोजन कर महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वडोदरा शहर शी टीम द्वारा सयाजीगंज से कमाटी बाग तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिस शी टीम की सदस्य और स्कूली छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर के साथ महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वडोदरा शी टीम की एसीपी राधिका भाराई ने किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार होने पर फौरन वडोदरा पुलिस या शी टीम का संपर्क करने का अनुरोध महिलाओं से किया है। आज नारी वंदन उत्सव के तहत महिला सुरक्षा दिन की सेलिब्रेशन करते हैं। उसके तहत हमने एक रैली का आयोजन किया था। उसमें वडोदरा सिटी पुलिस के महिला अधिकारी कर्मचारी और साथ में वडोदरा की बहुत सारी स्कूल के बच्चियों ने भी ज्वाइन किया है और महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया था और कमाटी बाग तक हमने चल के ये रैली बैनर प्लाकार्ड वगैरह के साथ ये रैली का आयोजन किया है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ कभी भी कोई इंसिडेंट बने तो तुरंत ही वडोदरा सिटी पुलिस या फिर वडोदरा शी टीम का कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। कभी भी कोई आपके साथ इंसिडेंट बनता है तो उसको सहिए मत। अगर आप सहेंगे तो लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा और वो और गुनाह करेंगे, तो आप तुरंत ही हमारा कांटेक्ट कीजिए। पिछले करीब 35 सालों से गुजरात में धांगध्रा में मूक पशु पक्षी की सेवा की अलख जगा रहे भूपत सिंह झाला पशु पक्षियों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। गुजरात में धांगध्रा के भूपत सिंह झाला ने मुख्य पशु पक्षियों की सेवा के लिए पिछले करीब 35 सालों से अलख जगाई है। धांगध्रा की केमिकल कंपनी में नौकरी के दौरान उन्हें कुत्ते और गायों को खाना खिलाने का विचार आया। नौकरी से निवृत्ति के बाद करीब 35 साल पहले उन्होंने घर घर जाकर रोटी, चावल, खिचड़ी, भाखरी मांगकर गाय, कुत्ते जैसे पशुओं को खिलाने का काम शुरू किया। उनके नेक कार्य में लोगों ने भी सहयोग किया। लोग उनके लिए अलग से रोज खाना बनाकर ही रखते हैं। अपने झोले से वे गिलहरी, चिड़िया, मोर को भी चावल, खिचड़ी इत्यादि खिलाते हैं। अगर कोई भूखा आदमी मिल जाए तो वो उसे भी खाना खिला देते हैं। उन्हें सहयोग करने के लिए कुछ सेवाभावी लोगों ने भूपत सिंह को एक साइकिल भी दी है। वे राम नाम स्मरण के साथ मुख्य प्राणियों को भोजन खिलाते धांगध्रा की सड़कों पर रोज नजर आते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस विभाग की ढीली कार्यवाही के चलते चोर बेफाम होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वडोदरा की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका, कवयित्री, अनुवादक क्रांति येवतिकार कनाटे को 25 जुलाई के रोज भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा उनके अनुवाद संग्रह गुजराती काव्य संपदा के लिए अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत श्रीफल, शॉल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख का नगद पुरस्कार संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे
तथा लोकप्रिय कलाकार लेखक आशुतोष राणा द्वारा भेंट किया गया। इस अवसर पर कई साहित्यकार उपस्थित रहे। मॉनसून के सीजन में किसानों ने फसल लेने की शुरुआत कर दी है और इसी बीच खाद की कमी से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। गुजरात के महिसागर जिले में किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। जिले के किसानों को डांगर, मकाई समेत की फसल लेने के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत है, लेकिन लुनावाड़ा, बालासिनोर, कडाणा, संतरामपुर और खानपुर में यूरिया की कमी सामने आ रही है। महिसागर जिले में कई जगह पर यूरिया के लिए दुकानों के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के अरावली जिले के पुलिस अधीक्षक संजय खरात का विदाई समारोह आयोजित किया गया। वहीं नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक शिफाली बरवाल का स्वागत किया गया। हाल ही में राज्य के 70 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें अरावली जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात को सीआईडी क्राइम गांधीनगर में ट्रांसफर किया गया है। उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारीख और जिला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सभी ने उनका सम्मान कर भावुक होते हुए विदाई दी। इस मौके पर संजय खरात भी भावुक हो गए। वही 2016 के बैच के आईपीएस अधिकारी शेफाली बरवाल ने अरावली जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। उन्होंने चार्ज संभालने से पहले भगवान श्यामला जी के दर्शन किए। श्यामला जी विष्णु मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत किया गया। शेफाली बरवाल ने जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहाय करने भगवान से प्रार्थना की। शेफाली बरवाल अरावली जिले की प्रथम महिला जिला पुलिस अधीक्षक है। यहाँ नियुक्ति से पहले शेफाली बरवाल स्टेट ट्रैफिक विभाग 1 में नियुक्त थी। मेरा फोकस एरिया मेनली क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा प्रोहिबिशन कंट्रोल करना, और जो पुलिस का सबसे मेन पॉइंट रहता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो मेरा ये 2 चीज़ें मेरी मेन फोकस पॉइंट्स रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा 100 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिस पर धरना करते हुए विरोध जताया गया। वडोदरा महानगर पालिका में कई सालों से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी ठोस वजह नौकरी से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय वाल्मीकि संगठन की अगुवाई में निलंबित किए गए 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। અમે અમારા હક દાવાની નોકરી લેવા માટે બેઠા છે સાહેબ। અમારા 10 વર્ષ થઈ ગયા તો અમને કાઢી મૂક્યા છે। આ શાની માટે કાઢી મૂકે અમને ખબર નહીં સાહેબ। અમને કે તમાર કાયમનો ઓર્ડર આવી જશે એમ કરીને અમને સહયો કરાવીને ઓર્ડર આલી દીધો સસ્પેન્ડનો। પૂછ્યા પાછા વગર જ અમને આપી દીધો। ચાલુ નોકરીઓમાંથી અમને કાઢી મૂક્યા। हमारा मांगड़ी ये है कि हमने हमारा हक दावा नौकरी हमने आपी दो। हमारी समाज के जो सफाई कामदार भाई और बहन हैं वो सालों से वडोदरा महानगर पालिका में सफाई सेवक की फर्ज निभा रहे हैं। वो खुद के जीव जोखिम में डाल के ऐसी अमूल्य सेवा दे रहे हैं शहर को, फिर भी इन लोगों के साथ अन्याय करते हुए इन लोगों का रोजगार छीन लिया है। हमारा विरोध प्रदर्शन इस तरह का है, हम लोग नियमों अनुसार जो भी भारतीय बंधारण में हमको हक अधिकार दिए गए हैं कि जहाँ भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमारी समाज के भाई और बहन के साथ ये जो अन्याय किया है उनके रोज़गार छीन के हम उस विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये भाई और बहनों के साथ न्याय नहीं करेंगे, इन लोगों को वापस फ़र्ज पे नहीं ले लेंगे, तब तक हमारे ये धरना चालू रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान खाटू श्याम के पुजारी को पद से हटाने के मुद्दे समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में संजीत रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर के ट्रस्ट द्वारा मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा को पद से हटाने को लेकर उनके समर्थकों और भक्तों द्वारा काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को क्रमिक भूख हड़ताल के बाद सोमवार को लोग विधायक और खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य यशपाल सिंह सिसोदिया से मिले और उनसे पुजारी को उनके पद पर बहाल करने की गुहार लगाई। विधायक यशपाल सिंह ने उन्हें समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया है। हम विधायक जी के यहाँ आए हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आशीष जी शर्मा को ट्रस्ट द्वारा नीति तानाशाही पूर्वक निकालने की वजह से हम विधायक साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनको संज्ञान में लेने आए हैं, क्योंकि विधायक महोदय ट्रस्टी भी हैं। इस नाते हम ट्रस्टी के नाते भाई साहब से गुहार करने आए हैं कि हमारी गुरुदेव को जल्दी से जल्दी ससम्मान
लाया जाए और जो ट्रस्ट की तानाशाही अनित्या भक्तों के साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना, उसका लिए वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए। जो भी हमारे गुरुदेव को, जैसा भी गुरुदेव को ससम्मान वापस लाया जाए, इसलिए हम गुरु ट्रस्टी होने के नाते सर से आवेदन देने आए हैं कि ये गुहार है कि हमारे गुरुदेव को वापस लाया जाए। मंदिर ट्रस्ट के निर्णय को लेकर के वे समर्पित और निष्ठावान भक्तजन जो आहत हुए हैं, उनके मन का दर्द झलका भी है। एक पुजारी को निकाले जाने के बाद यदि कोई मूवमेंट होता है और वो यहाँ तक पहुंच जाता है कि मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर के बाहर ही खड़े रह करके अर्चना करेंगे, ध्वजा लेकर के जाएंगे तो ध्वजा मंदिर के शिखर तक नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार के जब घटनाक्रम हुए हैं और आज पूरा वो पक्ष जो उद्वेलित था ट्रस्ट के निर्णय को लेकर के, मैं निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है और आपका जो सुझाव है और आपकी जो भावना है, इन तीनों को संयुक्तता प्रदान करते हुए मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्ट के जो हमारे सचिव होंगे उनके साथ बैठूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं इस पक्ष के भी 4-5 लोगों को बुला करके कुल मिला करके स्थिति साफ हो जाना चाहिए। देखिए, बड़ी मुश्किलों के साथ मंदिर बनते हैं, भावनाएं उस पर जुड़ती है और हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति ये नहीं कहती कि हम हमारे मंदिरों की झगड़ा या मंदिरों की लड़ाई को हम हड़ताल और भूख हड़ताल में तब्दील करें। अगर पुजारी की गलती ट्रस्ट मानती है और वहाँ पर नियमित रूप से जाने वाले भक्त पुजारी जी की कार्य व्यवस्था को उचित मानते हैं तो बीच का रास्ता निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जब निर्णय हुआ था तो निर्णय मेरा नहीं था, ट्रस्ट आहूत करता है, अध्यक्ष और सचिव एजेंडा तय करता है। हम ट्रस्टी होने के नाते बैठते हैं और जब सर्वानुमति से कोई निर्णय हो जाता है तो उसमें हमारी भी सहभागिता हो जाती है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी पर आप खबरों के साथ साथ अपडेट्स और शोज भी देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे आप लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें और अपडेट्स। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।